मैं असीम श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभ्यर्थियों, मैं लगातार 1857 के विद्रोह से जुड़े वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं और उसी क्रम में मेरा ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। अब तक मैंने 1857 के विद्रोह को लेकर उसकी भूमिका और उसके कारणों पर विस्तार से प्रकाश डाला है और अपने इस वीडियो में अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या 1857 के विद्रोह के लिए कोई योजना बनाई गई थी और फिर इसका भौगोलिक विस्तार क्या था। इसको जानने के बाद हम इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में, शहरों में कौन कौन से बड़े नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और उनके समकक्ष ब्रिटिश कमांडर कौन था। और उसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस आंदोलन की असफलता के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे और अंत में इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि किसी भी आंदोलन की सार्थकता इसी में है कि वह भविष्य में कितना प्रभावी हुआ। और अगर उस दृष्टि से देखें तो 1857 के विद्रोह का प्रभाव बहुत ही व्यापक और चिरस्थायी था। तो चलिए प्यारे अभ्यर्थियों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या 1857 के विद्रोह के लिए कोई योजना वाकई में बनाई गई थी। तो इसका जवाब है हाँ, निश्चय ही इतने बड़े और व्यापक आंदोलन के लिए कोई योजना बनाई गई होगी। और यदि इतिहासकार सुंदरलाल के बातों पर अगर हम उनकी बातों का समर्थन करते हैं तो इतिहासकार सुंदरलाल के अनुसार इस राष्ट्रीय संघर्ष या राष्ट्रीय प्रयत्न की तह में एक गहरी योजना तथा व्यापक और गुप्त संगठन था। उनके अनुसार इस आंदोलन के लिए जो पूर्व तैयारी थी और इस आंदोलन की जो रूपरेखा थी, उसका निर्माण नाना साहब और उनके निकटस्थ अजीमुल्ला खां ने कानपुर के समीप बिठूर में तैयार की थी। और इस आंदोलन के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। जिन जिन सैन्य टुकड़ियों ने इस विद्रोह में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया, उन सभी तक कमल को पहुंचाया जा चुका था और रोटी को गांव में जो चौकीदार थे वो रोटी को गांव-गांव तक पहुंचाते थे। और 31 मई 1857 को विद्रोह की तारीख सुनिश्चित की गई थी। अगर इतिहासकार सुंदरलाल के बातों में अगर थोड़ा संदेह भी हो तो इस उपरोक्त तैयारी के परिप्रेक्ष्य में ही एक अंग्रेज सर जॉन के वक्तव्यों से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि निश्चय ही 1857 के विद्रोह को लेकर जरूर कोई योजना बनाई गई होगी, क्योंकि सर जॉन ने यह वक्तव्य दिया है कि महीनों से बल्कि वर्षों से ये लोग सारे देश में अपनी साजिशों का जाल बिछा रहे थे। और सर जॉन के शब्दों में नाना साहब के जो वो दूत थे वो एक गुप्त पत्र को लेकर सारे देश में घूम चुके थे। वो पत्र ऐसा था कि उसमें सांकेतिक शब्दावलियों, रहस्यात्मक चिन्हों का प्रयोग करके देश के सरदारों और सामंतों को इस विद्रोह में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया था। इस प्रकार एक देसी जो एक राष्ट्रीय इतिहासकार हैं और एक अंग्रेज, इन दोनों के कथनों को अगर मिलाया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंच सकते हैं कि हाँ, वाकई में इस आंदोलन के लिए कोई ना कोई योजना जरूर बनाई गई होगी। क्योंकि अंग्रेज जो हैं उनका तो विचार भारत के प्रति सकारात्मक कम ही होगा, इसलिए उनके विचार को हम महत्व दे सकते हैं। और इस तरह से इतिहासकार सुंदरलाल के बातों की पुष्टि होती है कि प्रतीक के रूप में कमल और रोटी, तो इसकी योजना कानपुर के बिठूर के समीप बनी थी और विद्रोह की जो तारीख थी वो 31 मई 1857 को सुनिश्चित की गई थी।
लेकिन एक तात्कालिक कारण ने इस विद्रोह के बिगुल को पहले ही फूंक दिया, और वो तात्कालिक कारण था 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं पैदल सेना के एक सैनिक मंगल पांडे के द्वारा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का इनकार करने के विरोध में उन्हीं के द्वारा अपने अंग्रेज अधिकारियों जनरल बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी गई। और इस तरह से क्रांति की एक औपचारिक शुरुआत तो हो ही चुकी थी, क्योंकि मंगल पांडे ने विद्रोह के जिस बिगुल को फूंका था, क्रांति के जिस बिगुल को फूंका था, उसकी गूंज शीघ्र ही मेरठ पहुंच गई और मेरठ इस विद्रोह का केंद्र बन गया। 10 मई 1857 को औपचारिक रूप से मेरठ से जिस क्रांतिकारी विद्रोह की शुरुआत हुई, उस दिन यह घटना घटी कि मेरठ की छावनी में 20वीं पैदल सेना के सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। और इससे पूर्व जिन सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया था, उनमें से जो 85 भारतीय सैनिकों को सज़ा दी गई थी, जेल में कैद कर दिया गया था, उनको भारतीय सिपाहियों ने कैद से मुक्त किया और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। और इसी के साथ 10 मई 1857 को इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत मेरठ से हो गई। और उसी रात मेरठ से भारतीय सैनिक की यह टुकड़ी दिल्ली की ओर कूच कर गई। और वो महीना पवित्र रमज़ान का था। और सुबह सुबह जब बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह ज़फ़र जब नमाज अदा कर कर उठ ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि भारतीय सैन्य टुकड़ी ने लाल किले को घेर लिया है। और वो लाल किले पर पहुंचते हैं और बहादुर शाह ज़फ़र से, बहादुर शाह द्वितीय से यह आग्रह करते हैं कि आप हमारे नेता बने और इस विद्रोह का नेतृत्व संभालें। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किसी भी विद्रोह को आंदोलन तभी कहा जा सकता है जबकि उस आंदोलन का एक सर्वमान्य नेता हो, तभी उसको हम आंदोलन कह सकते हैं। और किसी भी आंदोलन को वैधता तभी मिलती है जबकि एक अधिकांश जनता के द्वारा समर्थन प्राप्त व्यक्ति ही उस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करे। ये बात और है कि इस समय तक मुगल सम्राट की शक्ति क्षुण्ण हो गई थी और वो नाम मात्र के बादशाह रह गए थे। लेकिन यह भी सत्य है कि उस समय तक भी मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत की अधिकांश जनता का समर्थन, सम्मान और विश्वास हासिल था। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा इस आंदोलन के नेतृत्व को स्वीकार किए जाने का अर्थ यह था कि भारत की अधिकांश जनता इस आंदोलन के लिए तैयार है, यानी इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वीकारोक्ति मिल जाती। और इस बात की महत्ता को समझते हुए बहादुर शाह द्वितीय ने अपने सहयोगी बख्त खां के सहयोग से 1857 के आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। और इसी के साथ 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसे अधिकांश जनता का जन समर्थन हासिल था। अभ्यर्थियों, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार एक योजना बनाई गई, लेकिन उस योजना के अनुसार जिस तारीख को विद्रोह की शुरुआत होनी थी, एक तात्कालिक कारण बैरकपुर वाले ने इस विद्रोह को 31 मई से पहले ही, यानी एक घटना 29 मार्च और 10 मई को ऑफिशियली औपचारिक रूप से इस विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। यानी उस तात्कालिक कारण ने वर्षों से संचित ज्वाला को, वर्षों से संचित बारूद को एक चिंगारी प्रदान कर दी। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का भौगोलिक स्वरूप क्या था। तो यदि हम एक प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद की बात को माने तो उनके अनुसार इस अवसर पर
देश का अधिकांश भाग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासन को चुनौती देने में सन्नद्ध था। उत्तेजना आम बात थी और सारे देश में व्याप्त थी। कुछ भागों में तो भले ही नागरिक उपद्रव हुए हों, लेकिन अधिकांश भाग में सशस्त्र विद्रोह हुए। भारत का कोई भी ऐसा भाग नहीं था जिसमें अंग्रेजों की नींद हराम नहीं हुई हो। भारत का ऐसा कोई भाग नहीं था जो कि इस विद्रोह से अनजान रहा हो। हिमालय से लेकर नर्मदा तक, कलकत्ता से लेकर पेशावर तक, अर्थात संपूर्ण उत्तर भारत में क्रांतिकारी जोश था, क्रांतिकारियों में जोश था। इस विद्रोह के लिए देश की जनता में विद्रोह था। पेशावर से लेकर नर्मदा तक और कलकत्ता से लेकर कश्मीर से लेकर नर्मदा तक और कलकत्ता से लेकर पेशावर तक भारत क्रांतिकारी जोश में था। और भले ही इसका जोर कहीं कम या कहीं ज़्यादा था, पर कोई भी भाग विद्रोह से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं था। यानी इस विद्रोह का विस्तार इतने अधिक क्षेत्रफल पर प्रत्यक्ष रूप से तो हो ही चुका था कि अप्रत्यक्ष रूप से भारत का अधिकांश भाग इस विद्रोह से सुविज्ञ हो चुका था। इस प्रकार हमने इस वीडियो में ये देखा कि इस विद्रोह के लिए ज़रूर एक योजना बनी थी, जिसका समर्थन भारतीय इतिहासकार और एक अंग्रेज विद्वान सर जॉन भी करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि तात्कालिक कारण ने विद्रोह को समय से पहले ही प्रारंभ करा दिया। तो इसका भौगोलिक विस्तार अगर इतिहासकार ताराचंद की बात को माने तो कश्मीर से लेकर नर्मदा तक और कलकत्ता से लेकर पेशावर तक प्रत्यक्ष रूप से आंदोलित था। भारत क्रांतिकारी जोश में था और शायद ही भारत का कोई ऐसा जगह था जहां अंग्रेज़ों की नींद हराम न हुई हो। इस प्रकार इस आंदोलन ने एक अमिट छाप छोड़ी भारतीय इतिहास पर। अब अगले वीडियो में प्यारे अभ्यर्थियों, मैं भारत में जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन नेताओं ने इस विद्रोह को अपना समर्थन दिया, नेतृत्व प्रदान किया, उस पर चर्चा करेंगे और उनके समकक्ष कौन अंग्रेज अधिकारी थे उस पर भी बात होगी। और उसके अगले वीडियो में हम इस विद्रोह के असफलता के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ और खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।